नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश जो युवाओं से जुड़ी हुई है और ख़ासी मकबूल भी है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका स्वागत है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम युवाओं को सुनना चाहते हैं और वो भी उनको ऐसा सुनना चाहते हैं जिसको बोले दो बिंदास, एकदम झकास बोले दो, मस्त विस्त एकदम, कि जो उनके दिल की बात है, जो उनके दिल के भीतर का सच है, जो वो कई बार जनरेशन गैप के चलते नहीं बोल पाते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि जो प्रेशर्स उनके ऊपर हैं उसके चलते उन्हें गुडी गुडी रहना चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में ऐसा हो। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही है बोलो बोलो भैया मुंह तो खोलो। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 2021 की। 2020 जो बीत गई सो बात गई, ये निकल चुका है। और अब 2020 में जो चैलेंजेस थे, ख़ासतौर से पेंडेमिक का जो चैलेंज था जिसने पूरी दुनिया पर असर डाला, ठीक है वो भी हो गया सर। अब हम आगे की बात करें, आप ये सोच रहे होंगे हम वैक्सीनेशन पे बात करेंगे, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम ये बात करेंगे कि अब आगे का ये 2021 और आगे की दुनिया, क्योंकि अब उम्मीद मुस्कुरा रही है 2021 में, वो हमें ये बता रही है कि ये साल बहुत बेहतर होने जा रहा है। लेकिन युवा क्या सोचते हैं भारत से, क्या वो सोचते हैं कि क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए भारत सरकार का 2021 में, क्या वो सोचते हैं खुद उनका अपना रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। और ये जो बीता एक साल उन्होंने भी काफ़ी चैलेंजेस के साथ गुजारा है, तो वो किस तरह देखते हैं कि आगे भारत कैसे आगे बढ़े, जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कैसे आगे बढ़े, इकॉनमी की रेल पटरी पर कैसे तेज गति से दौड़े और चीज़ें कैसे बेहतर से बेहतर हों। मिलिए हमारे युवा साथियों से जो हमारे साथ हैं। मनमीत हैं हमारे साथ, एक बहुत ही संवेदनशील युवा। हमारे साथ हैं दीक्षा, जो अंग्रेज़ी की प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर कार्व आउट करना चाहती हैं और बेंगलुरु से पढ़ाई उनकी जारी है। हमारे साथ कुशाग्र हैं, बहुत गहरे हैं साहब। कुशाग्र का मतलब होता है बड़ा इंटेलिजेंट, तो ये यकीनी तौर पे इंटेलिजेंट तो है। और इनकी प्यारी सी कातिल सी मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छिपा रहता है। मेरे साथ हैं अमृतांशी, जितना सुंदर उनका नाम है उतना ही सुंदर उनका काम है और उनका व्यक्तित्व है। वो जयपुर से जर्नलिज्म कर रही हैं और आगे एक पत्रकार के तौर पर आगे बढ़ना चाहती हैं। उनकी चमकती आंखें देखकर वो आप सोच ही रहे होंगे, जैसा टेलीविज़न में हम पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको, तो कुछ उसी तरह का भाव है। और हमारे साथ हैं खुशबू। खुशबू पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर रही हैं। और साथ ही हैं हमारे साथी स्पर्श, जो मेरिट के पास आउट हैं, प्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन ये कमबख्त कोविड ने थोड़ा पीछे छोड़ दिया मामला, लेकिन आगे उनका मुस्तकबिल बहुत ही ऊंचा है। मनमीत, मैं आपकी तरफ आता हूँ। किस तरह आप देखते हैं इस चैलेंज को जो पूरा अब हम कर चुके हैं। 2020 हमने निकाल दिया सर, वो बड़ी ताकत से निकाला, खूब लड़े, ज़ख्मी भी हुए, घायल भी हुए, हम में से कईयों के रिलेटिव, कई हम लोग भी कोविड की चपेट में आए, लड़े, जूझे, संघर्ष किया, निकल गए। जो तकलीफ़ें थी उनसे भी निकल गए। अब 2021 को आप कैसा देखते हैं? अगर मैं सरकार की बात करूं, तो आपको लगता है कि सरकार का भी एक ख़ास एजेंडा होना चाहिए अब 2021 के लिए, और होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सर, सरकार का एजेंडा जो है काफ़ी हम 2020 के जो आधे से हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से हम लॉकडाउन से उभरते हुए आए हैं। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो एजेंडे तब भी बनाए वो भी सफल रहे, और जो अब नए एजेंडे नए साल के लिए बनाए वो भी हमें काफ़ी एक उम्मीद की किरण लग रही है, जिसमें नौकरियों की बात भी हो रही है जो हम युवा चाहते हैं कि हो, जिसमें स्कूली शिक्षा का भी जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और जिसमें मेडिकल की लाइन को भी उतना ही तवज्जो दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए अभी। तो इस हिसाब से बहुत ही एक सकारात्मक तरीके से मैं देखता हूँ कि हम बहुत ही एक अच्छे साल की तरफ बढ़े हैं। जो बीत गया वो बात गई, जो सर आप बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से एक बहुत ही एक पॉजिटिव वे में मैं देख रहा हूँ। और देखते हुए हम युवाओं को लग रहा है कि हम जो जो आनाकानी हुई पिछले वर्षों में वो भूल के हम नफ़रतों के सैलाब को मिटा देंगे, ऐसा लग रहा है, और धीरे धीरे एक साथ बढ़ रहे हैं एक अच्छे साल की तरफ। 50 या 55 के दशक की एक फिल्म का बड़ा प्यारा गीत है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो आज भी मौजूद है सर वो गीत। दीक्षा, आप मुझे बताएं, क्या सोचती हैं आप? एक प्रोफेसर आप बनना चाहती हैं, बीच का समय घर बैठे ही बिताया आपने, जो भी क्लासेस थी वो सब ऑनलाइन ही रही होंगी। ऑनलाइन क्लासेस कभी वर्चुअल कभी रियल नहीं हो सकता, और इसीलिए बड़ा मिस भी किया होगा आपने क्लासरूम को, उस मस्ती को। और बेंगलुरु तो बड़ा सुंदर शहर है, भोपाल की याद दिलाता है। किस तरह आप देखती हैं और क्या महसूस करती हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें अब?
सो आई टोटली अग्री विद मनमीत कि दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं 2020 में वॉज द रिफॉर्म्स दैट केम विद एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर सिस्टम. तो हेल्थ केयर का लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल लेटर, बट टॉकिंग अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड द ऑनलाइन क्लासेस दैट यू वर टॉकिंग अबाउट. तो जो ऑनलाइन क्लासेस अभी हमारी हुई है, नेचुरली वो वर्चुअल फीलिंग रियल तो नहीं हो सकती है, पर स्टिल इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल बिकॉज इंडिया, हम 2-3 दशक पहले हमने सोचा होगा कि कभी भी एक ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन करने में हमें इतनी प्रॉब्लम होती थी. बट नाउ वी रनिंग ऑनलाइन क्लासेस थ्रू आउट द कंट्री इन अ डिजिटल मैनर, विच इज़ वेरी इंटेंसिव थिंग इन इट्स ओन. तो इसमें भी हर जगह एक स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का. इसमें भी एक स्कोप है इम्प्रूवमेंट का जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि सिंस वी लिविंग इन एन अर्बन स्पेस, वी गेट गुड नेटवर्क, वी हैव डिजिटल डिवाइसेस, पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ना ही प्रॉपर डिवाइसेस हैं, ना ही प्रॉपर नेटवर्क है. तो अगर सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इस चीज़ में हो सकता है, जो आप गवर्नमेंट का बात कर रहे थे, सरकार अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा और ध्यान दे, तो आई थिंक वील स्टैंड इन अ वेरी गुड प्लेस इन द कमिंग सम ईयर्स इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन. ये आपने बड़ी अच्छी बात कही और रिसेंटली ये मेरी जानकारी में भी आया, मैं कुशाग्र की तरफ भी आऊँगा, कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के तवा ब्लॉक, जो एक ट्राइबल ब्लॉक है, वहाँ पर जो बच्चे हैं जो बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन से आने वाले हैं, समाज के कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, उन बच्चों ने भी इस दौर में एक एनजीओ की मदद से मोबाइल से और कंप्यूटर से पढ़ाई की है और बड़ी जल्दी वो फ्रेंडली हुए हैं इस सिस्टम से. तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है. कुशाग्र, आप किस तरह देखते हैं? सर, मैं दीक्षा और मनमीत जी से सहमत हूँ. इनने जो पॉइंट रखे, सर मैं 2021 की बात रखना चाहूँगा, जो आपने कही कि और क्या ऐड ऑन होना चाहिए और क्या आना चाहिए. सर, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ की, हमें बात करनी चाहिए स्मार्ट विलेजेस की, क्योंकि हमारी असली शान, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज हमारे गाँव से जुड़ा हुआ है. सर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, क्योंकि सर ऐसा कहा जाता है कि जितने जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो सब हमारे अतीत में होते हैं, फ्यूचर अतीत से रिलेटेड होता है. सर, मैं कहना चाहूँगा, जब हमारी आज़ादी हुई तो सिटीज़ में जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, वो सिटीज़ में ज़्यादा किया, 80% सिटीज़ में किया और 20% विलेजेस में रखा. तो उससे क्या हुआ, विलेजेस पिछड़ते गए, हम उन्हें इग्नोर करने लगे. पिछड़ते रहे तो क्या हुआ कि उनको इनएडिक्वेट फीलिंग आने लगी. विलेजर्स जो थे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं. सर, हमारी सिटीज़ डेवलप होती गई, ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ते गए. अब आती है बात पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की. क्यों है, लोग पलायन करने लगे. लेकिन कुशाग्र, आपको लगता नहीं कि हम स्मार्ट सिटी तो ठीक से बना नहीं पाए? जी सर. स्मार्ट विलेजेस कैसे बना पाएंगे? सर, बट मैं निराशावादी नहीं हूँ. जी बिल्कुल. मैं सर, उम्मीद करता हूँ, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब अगर कंक्रीट के जंगल खड़े कर देना है तो माफ़ कीजिएगा, ऐसी स्मार्ट सिटी से मेरी घोर ना इत्तेफाकी है. जी सर. सर, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ तो हम ढंग से बना नहीं पा रहे, क्योंकि सर हमने शुरुआत ही गलत जगह से करी थी. हमें शुरुआत करनी थी स्मार्ट गाँव से, स्मार्ट विलेजेस से. मैं बिल्कुल एग्री. जी सर, हमारे जो बेस लाइन था वो स्ट्रांग होना चाहिए था. अब क्या हुआ सर, पलायन चालू हुआ तो विलेजेस के लोग शहर में आने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा, लोग पिछड़ते गए, इसलिए फिर रिजर्वेशन, दूसरी चीज़ें वापस आने लगी. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, मैं इतिहास की बात मैंने किस लिए करी मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान इतिहास नहीं समझता वो इतिहास नहीं बनाता. जो हम जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो हमें हमारे अतीत में ही मिलेंगे. ठीक कहा आपने, लेकिन मैं इस सवाल को फिर एक बार ले जाना चाहूँगा आप सबके सामने भी, कि जब हम स्मार्ट सिटी का प्रपोज़ल ठीक से नहीं कर पाए और मुंबई में जब गोरेगांव में पेड़ कटने की बात आई तो लोगों ने कहा ये मुंबई का फेफड़ा है, आप इसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं. तो गांव में ऐसा ना हो जहां लोग अभी उतनी तरह शायद अवेयर नहीं हैं और वहां आप किसी गरीब की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, एक्विजिशन कर लें, कितना मुआवजा दें. तो ये बहुत समझदारी से इसकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ योजनाएं जो बनती हैं वो कई बार हकीकत से दूर हो जाती हैं. अमृतांशी, आप किस तरह देखती हैं? मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हालांकि एलिगेशन भी लगे हैं कि हमने डराया बहुत है. अब क्या करें, जो कोई कह रहा है फेफड़ा मजबूत हो गया, अगले दिन रिपोर्ट आती है कमज़ोर हो गया. सर, जैसे कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मेरे मम्मी पापा ने, हमारी ऐसी बात चल रही थी घर में, तो मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि तुम लोग के पास तो फैसिलिटीज़ हैं कि तुम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर पा रहे हो. अगर हमारे समय में ये पैंडमिक होता तो हम लोग क्या करते, ना घर से बाहर निकलना अलाउड रहता, ना घर के सामने खेल पाते.
तो मीडिया है और सोशल मीडिया, मैं सारे तरीके के नेटवर्क्स को बोलूँगी, एक सौगात बन के आए हैं हमारे लिए। मीडिया ने शायद डराया इसलिए है क्योंकि हम लोग कोरोना को लेके काफ़ी डरे हुए ऑलरेडी थे। मीडिया ने डराया है, लेकिन एक टाइम पे मीडिया ने हमको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। अगर मीडिया नहीं होता, इतने अच्छे नेटवर्क्स नहीं होते, कनेक्शंस नहीं होते, तो शायद तक ही हमें पता नहीं चलता कि जैसे कि कोरोना कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग सब जगह से कनेक्टेड हैं। और पहले अगर कोरोना, मतलब पहले की बात करना चाहूँगी कि कोरोना होता, मतलब ऐसी कोई पैंडमिक होती, तो हम लोग हमारे रिश्तेदारों से, मतलब किसी को कहीं हो जाता, दूर शहर में कुछ हो जाता, तो हमें पता भी नहीं चल पाता क्योंकि पोस्टल सर्विसेज ठप्प थे उस वक्त, अगर ऐसा होता तो मीडिया ने एक काफ़ी बड़े रोल प्ले किया है लोगों को जोड़ने के लिए इस पैंडमिक में। और कई लोगों ने ऐसे कनेक्शंस बनाए हैं मीडिया के थ्रू जो उनको आगे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप ये भी मानती बनने हैं वाले कि हैं। हेल्थ सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए, जैसा दीक्षा ने कहा कि हमारे पास अब एक सिस्टम है, हमने महसूस किया है कि इंटरनेट और ये सोशल मीडिया और ये हमारा मोबाइल, ये एक बड़ा टूल है, इसको और डेवलप किया जा सकता है। जी सर, जैसे कि मैंने 2-3 ऐप्स देखी रिसेंटली कोविड के टाइम पे। तो ये ऐप्स ऐसे हैं कि आप 24 आवर ऑनलाइन किसी भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आप घर पे बैठ के, मतलब मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, रात में उनका 3 बजे बच्चा एकदम से रोने लग जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो लोग एक ऐप पे बस क्लिक करते हैं, वो लोग डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं और रात में 3 बजे उनको उनकी परेशानी का हल मिल जाता है। तो मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हेल्थ में भी और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में भी। ठीक। खुशबू, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप जॉब करती हैं और इस कठिन समय में भी आप घर से निकलती हैं और आप मध्य प्रदेश की या भोपाल ही की नहीं, बल्कि मैं देश के उन युवाओं का एक चेहरा आपको कहूँगा जो इन चुनौतियों के बीच में भी मुस्कुराती भी हैं, उनसे लड़ती भी हैं और ये उम्मीद भी रखती हैं और ये बताती भी कि आगे सब ठीक हो। कितने चैलेंजेस रहे और इन चैलेंजेस से आपने क्या सीखा? सर फॉर्चुनेटली मैंने तो जॉब को लेके इतना चैलेंज फेस नहीं करा है क्योंकि मेरे को लाइक 10-15 दिन ही हुए थे नई कंपनी ज्वाइन करी और मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया। एंड मेरी कंपनी काफ़ी सपोर्टिव है कि अभी तक उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया है, वो सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो बट ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं और मैं लिंक्डइन जब अपना खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ जिनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो अपनी जॉब खो चुके हैं। तो मुझे उनके लिए सोच के बहुत बुरा लगता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को 2021 में, मेरे लिए मुझे लगता है कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट के लिए जॉब क्रिएशन होना चाहिए, क्योंकि जॉब क्रिएशन नॉट ओनली जो मतलब मेट्रो सिटीज़ के लिए या फिर जो हम जैसे लोग हैं, इनफैक्ट माइग्रेंट लेबर्स जो अपने घर जा चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास पैसा कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। तो ओवरऑल मैं चाहती हूँ कि एक जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एजेंडा 2021 के लिए होना ही चाहिए। निश्चित तौर पर। और ये मुझे लगता है कि ये हवा में नहीं होना चाहिए कि पंचायत के सचिवों के इतने पद निकले हैं, सब इंस्पेक्टर्स के इतने पद निकले हैं, आरक्षकों की इतनी भर्ती होने जा रही है। ये एरियाज़ की नीड को देखते हुए, वहाँ की ज़रूरत को देखते होनी चाहिए। मैं आऊँगा हमारे साथी स्पर्श की तरफ। स्पर्श, आपने क्या महसूस किया कि ये दौर था और आप महसूस कर रहे थे कि अच्छी कंपनीज़ में प्लेसमेंट कैसे होगा, इस समय को आपने जिस तरह बिताया, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए और हमें ये भी बताइए कि आप जैसे पढ़े लिखे, जो मैनेट जैसे लीडिंग संस्थानों से निकले युवा हैं, वो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सर, मैं कुशाग्र और खुशबू जी की बात में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने बोला कि जॉब क्रिएशन ही प्रायोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट की, और जो हम देख रहे हैं, जो पलायन की जो इन्होंने बात की कि माइग्रेंट लेबर क्राइसिस कैसे अनफोल्ड हुआ, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ से लोग गांव तक आए, तो वहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि क्यों लोगों को अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़े सिर्फ नौकरी के लिए। तो वहाँ पे मैं आपके माध्यम से ये अपना एक सुझाव साझा करना चाहूँगा कि एक रोज़गार आपके द्वार, एक ऐसी एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एक स्कीम का, जिसमें एक पूरा एक इकोसिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसमें आपकी लोकेलिटीज़ में ही आपकी जॉब क्रिएशन हो पाए। तो और दूसरी चीज़, जैसा कि आपने बताया कि क्या चैलेंजेस फेस किए, तो मेंटल एग्जॉशन काफ़ी था जो हमने लॉकडाउन के जो प्राइम जो महीने थे उनमें देखा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मनमीत की तरफ मैं आऊँगा।
मनमीत, ये एक बड़ा सवाल है जो इन्होंने खड़ा किया है कि हमारा रोज़गार आप हमारे दरवाजे तक भी आना चाहिए और हमारे भीतर संभावनाएं बहुत है। फिल्म सिटी की बात इस समय खूब हो रही, डिबेट भी है, उत्तर प्रदेश जा रही है, मध्य प्रदेश में भी कोशिश है, लेकिन देश के हर उस राज्य में फिल्म सिटी क्यों नहीं होनी चाहिए जहां पोटेंशियल है, जहां प्राकृतिक खूबसूरती है। क्या हमारा लद्दाख, मनाली क्या स्विट्ज़रलैंड से कम है? जब मैं बर्फ़ देखता हूं तो मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड जाके फिल्म बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो हेलीपैड नहीं है कि इस चोटी पर एक हेलीकॉप्टर से क्रू उतर सके और उसके लिए वो बेनिफिशियल भी हो। सर इन सब की एक अगर ये सब अगर प्रॉब्लम्स है तो इनकी जड़ एक ये है कि हमको मुद्दे से भटका दिया जाता है। हमको ऐसा बता दिया जाता है कि हम मुद्दा उठाएंगे तो हमको मुद्दा से भटका दिया जाएगा, अरे नहीं तुम तो वो हो यार। इसमें गुटबाजी हो जाती है और ले दे के वो मुद्दा ही कहीं रह नहीं पाता है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं तो कोई अगर इस पे वोट नहीं मांगता है, लोग अलग मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कि भेदभाव पे वोट मांग रहे हैं ऐसा। सर हमको धर्म से ज़्यादा मेरे को लगता है अपनी हिंदुस्तानियत पे गर्व होना चाहिए कि यार मेरे यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरा लद्दाख स्विट्ज़रलैंड की बराबरी क्यों नहीं कर रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि तमाम जो इमोटिव इश्यूज़ हैं, भावनात्मक मुद्दे हैं, उन पर कम से कम बात हो। लेकिन सर ये भावनात्मक मुद्दे भी पसंद तो हमें ही आते हैं। पॉलिटिशियन अगर जाल बिछाते हैं तो जाल में फंसने वाले भी हम ही। हाँ खुशबू, आप क्या कहना चाहते हैं? सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि जब हमारे पास सब कुछ है, सपोज़ फॉर एग्जांपल जब हमारे पास खुद का जम्मू कश्मीर है, हम वहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं, कि हम क्यों स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, हम लोग क्यों बाहर कहीं जा रहे हैं। तो सेम ऐसा भी होता है, जैसे मैंने देखा है, मैं मुंबई में मैंने जॉब करी, बट फिर मैंने देखा कि मेरी ही सिटी में भोपाल में काफ़ी आईटी कंपनीज़ आ रही हैं एंड वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट कर रही है। बस मैं मतलब ये सोच के नहीं आ पाती थी क्योंकि सैलरी यहाँ पे शायद कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, तो वो ये सोच के कम देते हैं। तो यूथ यही सोचता है कि वो जाना भी चाहता है अपने नेटिव प्लेस में, रहना भी चाहता है अपने माँ बाप के पास, बट एक पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है उन लोग, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि फिर वो पैसों के लिए एडजस्ट मैं नहीं एक कर छोटा सा सकते। अपडेट आप सबको देता हूँ, शायद आप में से कुछ लोग जानते हों। मध्य प्रदेश के एक लीडिंग मिनिस्टर से एक बार मैंने पूछा, ये कुछ साल पहले की बात है, मैंने कहा आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, मुझे ये बताइए कि आईटी कंपनीज मध्य प्रदेश में जिस संख्या में आप उम्मीद करते हैं क्यों नहीं आती। उन्होंने कहा शरद जी आपको आश्चर्य होगा या पता नहीं आप जानते होंगे कि आईटी कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि कपड़े का ये ब्रांड, क्लॉथ का ये ब्रांड भोपाल में है क्या। मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं, फिर पता करके मैं बताता हूँ नहीं है, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। वो हमसे पूछते हैं हमारे बच्चे के लिए ये स्कूल भोपाल या इंदौर में है क्या, तो वो कहते हैं इंदौर में शायद हो सकता है, भोपाल में नहीं, तो कहते हैं हम नहीं आएंगे। ये कनेक्टिविटी है क्या, सुबह फ्लाइट कितनी जाती है मुंबई और कितनी जाती है दिल्ली, है कितनी फ्लाइट, भैया सुबह है और शाम को है, नहीं हम नहीं आएंगे। ये चीज़ें भी एक बड़ा चैलेंज है कि हम स्विट्ज़रलैंड का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए हैं। एक रामोजी राव फिल्म सिटी है हैदराबाद में, सारी शूटिंग्स वहीं होती, क्यों होती हैं, क्योंकि एक निजी क्षेत्र के व्यक्ति ने सारी सुविधाएं वहाँ जुटाई हैं। इस तरफ हमें बढ़ना होगा। जी सर, ब्रांड्स तो हमें लाने ही होंगे, उसके लिए ज़रूरी है एजुकेशन, एजुकेटेड इंसान ही इन सब, जैसे आपने बात करी कि ये ब्रांड कपड़े का क्यों नहीं है, अगर ये बात आपने हम सब के बीच में करी तो हम सब रिलेट कर पाए, क्योंकि हम सब ये चीज़ें बातें करते हैं। बट ये जो एजुकेटेड इंसान नहीं होते वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। कई जो दर्शक होंगे वो बात ये नहीं समझ पाएंगे कि अरे वो कपड़े का ब्रांड नहीं था तो आईटी कंपनीज़ का इससे क्या लेना देना। सर इसका मेन मुद्दा हमें जड़ तक पहुंचना होगा कि क्यों, मतलब यहाँ पे ब्रांड्स आ क्यों नहीं रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात करी नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है। अगर आप बात करें कि बड़े बड़े कॉलेजेस की जो भोपाल में है तो आप ज़्यादा नाम नहीं गिना पाएंगे। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, बिल्कुल आपने ठीक है जी दीक्षा। क्योंकि मैं ये भी बताऊं आपको कि एक बड़े ब्रांड ने, जो देश का बड़ा ब्रांड है, उसने मुझे बताया कि हमारी केरल में यूनिट है, वहाँ ट्रेंड मैन पावर बहुत जल्दी मिल जाती है। मध्य प्रदेश में जो मैन पावर हमको मिली उससे हमें 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ ट्रेनिंग में। जैसे अभी हमारे पास हमने देखा है कि एजुकेशन पॉलिसी में एक रिफॉर्म आया है। आई थिंक इट इज़ नाउ टाइम कि हम रिजर्वेशन में भी एक रिफॉर्म लेके आएँ, बिकॉज द एज ओल्ड रिजर्वेशन इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि हम रिजर्वेशन को चेंज कर दें, हटा दें, बट वी शुड
look to implement it properly. क्यों? क्योंकि urban areas में ऐसा होता है कि we still see the marginalized community and the Dalits और the disadvantaged communities अब वो थोड़ा सा ऊपर उठ के आ रहे हैं, पर रूरल एरियाज़ में अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन लाइक कुशाग्र सेड एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ समथिंग लाइक रिजर्वेशन दैट इज़ एग्जिस्टिंग, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं बिल्कुल है। दीक्षा, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और जिन कम्युनिटीज़ के लिए ये है, जिस समाज के वर्ग के लिए है, उसका वो तबका जब तक वो खुद एक सेक्रीफाइस के साथ सामने नहीं आएगा या इतना वेल अवेयर नहीं होगा, ये आवाज़ अगर हमारी तरफ से उठेगी तो शायद मिस्टेकन होगी। एग्जैक्टली। सो हम प्रिविलेज्ड हैं अगर इस बिल्कुल। चीज़ में, तो हमको एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए उनके वॉइसेस को ऊपर आने में। इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर वॉइस वी शुड सपोर्ट देयर वॉइस टू कम अप। बिल्कुल, और ये चीज़ हमें देखना पड़ेगी और बहुत संवेदनशील तरीके से। और हम ये सब जानते हैं कि अब अंबेडकर साहब जैसा कोई रिफॉर्मिस्ट अगर आता है तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन ये समाज से ही कोई रिफॉर्मिस्ट आए जो इस पूरे सिस्टम को भी चेंज करे। जब बहुत सारी पॉलिसीज़ हम लोग फ्रेम करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना की हम बात करते हैं जो गांव वालों के लिए होती है, तो सर जब ये पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो राजनेता में जो लोग होते हैं वो पॉलिसीज़ फ्रेम करते वक्त उनके साथ ऐसे प्रोफेशनल्स रखें जो उनको बेटर गाइड दे सके इन चीज़ों को आरोप लेके। ये लगता है कि प्रोफेशनल्स को बोलने ही नहीं दिया नहीं जाता, सर, ऐसा नहीं है। बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जी सर, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि तो जैसे कहते हैं, अगर हमारे लिए वोटवा बहुत जरूरी है, आप चुप रहिए, कहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं का। जी सर, जैसे कि अगर हमें किसी इनने बोला कि स्मार्ट विलेजेस चाहिए, कुशाग्र ने बोला स्मार्ट विलेजेस, तो हम लोग विलेजेस से ऐसे लोगों को बुलाएं जिन लोगों ने आंखों देखा हो कि वहाँ पे क्या हाल है, और उनने जो मुद्दे रखे हैं वहाँ पे आके उन पे बाकायदा गौर किया जाए। प्रोफेशनल्स क्या है ना, हम राजनेता अपने हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करने बिल्कुल, के लिए लेकिन करते हैं। फिर भी अमृतांशी परिवर्तन तब होगा जब नेताजी की गाड़ी गांव पहुंचेगी। सर स्मार्ट विलेजेस की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से मैं पूछना चाहूँगा स्मार्ट विलेज कहेंगे किसको? अब स्मार्ट पीपल जहाँ रहते हो सर, एकदम मेरी सही बात। डेफिनेशन तो यही है जी, क्योंकि अब विलेज में अगर हम खेत को हम उजाड़ के वहाँ पे फैक्ट्री बना दी तो कहाँ का स्मार्ट हुआ सर? एक और आंदोलन। एक और आंदोलन, सही बात है। और सही आंदोलन सर, अब आप उनको बेघर करके कहाँ का स्मार्ट कर दोगे? वहाँ पे नेताजी की गाड़ी तब पहुँचेगी जब सड़क वहाँ तक होगी। ठीक बात। तो मेरे ख्याल से एक ख्याल रखना चाहिए कि कितनी लोगों को ज़रूरत है। वो लोग तो बेचारे यार इसी में खुश है कि तुम उनको किसानी करने दो, वहाँ तक सब चीज़ें मुहैया हो जाए। उन लोगों को थोड़ी चाहिए मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा नहीं खाना चाह रहे, वो तो एक अच्छा जीवन, सादा जीवन जीना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से गाँव को सर गाँव ही रहने दिया जाए और शहर को शहर। उसके हिसाब से गाँव को अच्छा बनाइए, पर उसको शहर में बदलना मेरे ख्याल से थोड़ा अलग विचार। कमाल है सर, मज़ा आ गया, क्या बात कही आपने इस पर। सर मैं मनमीत की बात से सहमत हूँ। गांधी जी का सपना था कि जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वो अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट हों। यस, जैसे कि मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर अभियान चलाया है, गांधी जी और मोदी जी के विचार यहाँ पे मेल खाते हैं। उनका ये सपना था कि गांव जो हैं वो अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट हों। तो स्मार्ट विलेजेस का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कंक्रीट के जंगल बना दें या बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स को वहाँ पे एक्सेस दे दें, पर स्मार्ट विलेजेस का मतलब ये है कि ऐसा वहाँ पे डेवलपमेंट करें कि एक पूरा जो इकोनॉमिक अपने आप में गांव सफिशिएंट हो इकोनॉमिकली। ठीक है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मैं कभी जैविक सब्जी लेने का मन होता है तो बैरसिया के गांव से मैं जैविक सब्जी लेता हूँ, और वो किसान मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे फ़ोन नहीं चलाना नहीं आता। उसका 14 साल का लड़का जो है वो मुझसे कहता, अंकल जी पर्ची भेज दी है, आप व्हाट्सअप देख लीजिएगा। व्हाट्सअप पे मैं उसको अपनी, ये है स्मार्ट विलेज कि वहाँ का किसान अपनी गाड़ी पर शहर आए, हमें शुद्ध गुड़ दे, हमें शुद्ध सब्जियां दे, बजाय कि वो, मैं नहीं कहता कि मल्टी जो नेशनल कंपनीज के ब्रांड हैं, लेकिन वो जो गेहूं है उसका फ़ायदा उस तक नहीं पहुंचता, वो किसी ब्रांड को पहुंचता है। शायद ये लड़ाई बहुत पुरानी। कुशाग्र, स्मार्ट विलेजेस की डेफिनेशन ये नहीं कि उन वहाँ पे कंपनी आई, बिल्कुल मैं उनकी बात में सहमत हूँ। उनने गांधी जी प्रिंसिपल की बात कही, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था उसका था स्वदेशी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी दिया था। उसमें था एकात्म मानववाद। जी सर, जी। बिल्कुल।
उसमें ग्राम स्वराज की जो इनने बात करी, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट विलेजेस और जो खुद ही अपने वो हैं स्मार्ट विलेजेस। हमने बात करी स्वराज की, हमने बात करी स्वदेशी की जो डोमेस्टिक मूवमेंट है। अभी प्रधानमंत्री जी की योजना है ग्राम स्वराज योजना। हम स्मार्ट विलेजेस को गाँव को गाँव ही रहने देंगे, बट उनको हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। हम वहाँ पे मॉडर्न कल्चर, एक होता है मॉडर्न साइंस और एक होता है वेस्टर्नाइजेशन लिविंग ऑफ कल्चर, हम वो नहीं लेके आ रहे हैं, हम मॉडर्न साइंस लेके आ रहे हैं हमारे गाँव तक। बिल्कुल, और बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे अभी रिसेंटली मेरे एक बुंदेलखंड के मित्र ने बताया कि बाहर से आने वाले लोग और दिल्ली और मुंबई से आने वाले लोग गांव में 3 दिन रहना पसंद करते हैं और वो बहुत लाइक करते हैं। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता, टूटी फूटी अंग्रेजी बिल्कुल चलती है। यू लाइक, आई लाइक, वी लाइक, आल लाइक, ये खूब चलता है। लेकिन वो जो गुड़ की चाय है, वो जो गांव का वातावरण है, वो उसको बहुत लाइक करते हैं। गांव का एक बहुत क्रिएटिव इस्तेमाल शायद हमने, माफ़ कीजिएगा, आज तक नहीं किया। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांव की तरफ हमें ज़रूर बढ़ना चाहिए, पर जैसे कि मैं जयपुर में पढ़ती हूँ, मैं जब वहाँ लोगों को बताती हूँ कि मैंने ऑडी का ये वाला मॉडल भोपाल में देखा था, तो बोलते हैं अच्छा भोपाल में ऑडी चलती भी है। तो सर जब उसने ये चीज़ बोली तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि हाँ अभी शायद इतना डेवलप नहीं हुआ है हमारा भोपाल, मुंबई या चेन्नई मेट्रो सिटीज़ जितना। तो स्मार्ट सिटीज़ के तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, एमएनसीज़ को लेके आ रहे हैं, तो हमें यहाँ के लोगों को भी काफ़ी स्मार्ट और उतनी एजुकेटेड बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल्स रहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा एक तो ध्यान देना ज़रूरी है आजकल एजुकेशन में। जैसे कि हमारा प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो 6th या 7th क्लास से ही एक एजुकेशन की जो नीति है वो बहुत बदलने की ज़रूरत है। इमेज बदलनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता था जब मैं विदेश में, मेरे मित्र जो हैं वो मुझसे कहते थे कि भोपाल को विदेश में सिर्फ भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से लोग जानते हैं, या छत्तीसगढ़ में उनकी कल्पना ये है कि रायपुर में एयरपोर्ट पर उतरते ही मुंह ढके हुए नक्सली मशीन गन्स लेकर घेर लेंगे। ये परसेप्शन क्यों बना है? क्योंकि शायद, माफ़ कीजिएगा, हमारे सिस्टम ने और हमारे पॉलिटिशियन, में उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उनकी लड़ाई गरीबी से है, स्वच्छता को लेकर है। उनकी लड़ाई अभी वहाँ नहीं पहुँची है कि वो भोपाल की या रायपुर की छवि बदल दें। आज से कई साल पहले मुंबई दौरे के समय एक मेरे मित्र ने मुंबई के मुझसे पूछा, भोपाल कौन सा गांव है, किधर पड़ता है, मध्य प्रदेश में है क्या? अच्छा, तो कैपिटल है क्या? मेरे को समझ नहीं आया कि भोपाल गांव कैसे हो गया सर। लेकिन दुर्भाग्य से वाकई भोपाल के बारे में अभी यही माना जाता है, एक बड़ा तालाब, एक बड़ी झील। किसी को याद नहीं कौन सा बड़ा लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कितने आईआईटी हैं मध्य प्रदेश में, किसी को कोई नहीं जानता। और लोग यही कहते हैं कि आपके यहाँ एजुकेशन की और हेल्थ की स्थितियाँ और बेहतर होनी चाहिए, और शायद ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है। नए साल का एजेंडा यही होना चाहिए, सरकारों का, युवा राजनेताओं का, उम्रदराज राजनेताओं का भी, कि अब हम उन विषयों की तरफ चलें जो रोज़गार से सीधे जुड़ते हैं, हेल्थ के आधुनिक पैरामीटर्स से जुड़ते हैं, युवाओं को एक बेहतर प्लेसमेंट देते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अपने राज्य, उनके अपने शहर की छवि पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक ब्रांड के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, देखने वालों को भी बहुत शुभकामनाएं। यहाँ लेते हैं आपसे इजाज़त, और अगली बार बोलो बोलो मुँह तो खोलो के एक और एपिसोड में एक और बर्निंग टॉपिक लेकर, एक और ज्वलंत विषय और ज्वलंत मुद्दा लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।